गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और दोस्तों इस चैनल पर हमारी एचएसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम 7 वीडियो पहले कर चुके हैं। और दोस्तों अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, उन पेपर्स को नहीं किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है, जाइए और ज़रूर देखिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। और जो आज हम पेपर करने वाले हैं दोस्तों वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 16, लोअर डिविजनल क्लर्क, हेड ऑफिस कैडर, दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर ये पोस्ट थी। और ये आफ्टरनून सेशन में दोस्तों 28 फरवरी 2020 को लिया गया था। इसके स्टार्टिंग के 20% हम कर चुके हैं, जिसके अंदर 10 हिंदी के थे और 10 इंग्लिश के पर्सन थे, जिनके लिए अलग से इसका फर्स्ट पोर्शन जो आया है वीडियो का उसको आप देखिए ज़रूर। आज हम 21st क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब मिला था। तो सबसे पहले भारत को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में मिला था। और ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको 1913 में पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में मिला? उनको साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो किसको मिला था ये पुरस्कार दोस्तों? ये है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार वे सिर्फ इंडिया लेवल पर ही नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। अगेन रिपीटिंग, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया का प्रथम जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला था। अदर ऑप्शन देखिए, मदर टेरेसा, इनको मिला था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और सीवी रमन को मिला फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों आपको इनकी डिटेल के साथ साथ थोड़ी सी नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। जो एक स्वीडन के केमिस्ट थे एल्फ्रेड नोबेल, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी याद में 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जो उनकी वसीयत का कुछ हिस्सा नोबेल पुरस्कार के लिए अलग से वो रख कर गए थे। उसी राशि के आधार पर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने वाले को हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्टार्टिंग के अंदर ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और वो क्षेत्र थे मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर और पीस। कौन कौन से थे? मेडिसिन जो दवाइयों वाला क्षेत्र होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर और पीस के क्षेत्र में। और उसके बाद 1967 में 1967 के अंदर अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो वर्तमान के अंदर नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। अगर शुरुआत में पूछा जाए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता था तो 5 में दिया जाता था। एल्फ्रेड नोबेल की याद में इसकी शुरुआत की गई थी। और एल्फ्रेड नोबेल वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। एल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में इनकी याद में नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में मिलता था, 1967 के अंदर अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। और ये है जो भारत में एशिया में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। क्वेश्चन कैसे भी आए आपको उसे घुमाना आना चाहिए। तो आगे से आपको इतनी उम्मीद है कि नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जाए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे भारत में वर्षा मनुष्य के रूप में जाना जाता है। भारत का वर्षा मनुष्य कौन से हैं वो वैज्ञानिक? पहली बात वो एक वैज्ञानिक है और दूसरा जिन्हें भारत के वर्षा मनुष्य के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
ऑप्शन बी है उपेंद्र एस भल्ला और ऑप्शन सी है डी शिवानंद पै और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स उषा बरवाले। तो भारत के वर्षा मनुष्य के रूप में जाने जाने वाले वैज्ञानिक का नाम है ऑप्शन सी डी शिवानंद पै। किनको जाना जाता है भारत के वर्षा मनुष्य के रूप में, बारिश मनुष्य के रूप में? वो कौन है जिनको जाना जाता है, वैज्ञानिक है, वो है डी शिवानंद पै, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 28 मई 2014 को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों देखिए 2014 की नियुक्ति है, 2020 में पेपर हो रहे हैं तब भी पूछी जा रही है। तो HSSC है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कब से कुछ पूछ लिया जाए। तो वर्तमान में भी जो नियुक्तियां चल रही हैं उनका ध्यान रखा करो, यही फ़ायदा होता है HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने का। तो जो 28 मई 2014 को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे वो थे श्री नृपेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी। कौन थे? श्री नृपेंद्र मिश्र। श्री नृपेंद्र मिश्र को 28 मई 2014 को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। किनको किया गया? श्री नृपेंद्र मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस औषधीय पौधे का नाम बताइए जिसके तने का उपयोग गले की खराश के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आजकल तो ये सभी को पता होगा, कोरोना चल रहा है, उसमें गले की खराश से सभी को डर लगता है। और जो ज़्यादा बार बार न्यूज़पेपर में भी आए, एक आयुर्वेदिक औषधि है, देखो वो कौन सी होती है जिसके तने का उपयोग किया जाता है गले की खराश को दूर करने के लिए। तो हमें ऑप्शन दिए हैं नीम, मुलेठी, पलास और अमला। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो मुलेठी है वो एक औषधीय पौधा है और उसके तने का उपयोग गले की खराश को दूर करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? मुलेठी का, और वो भी मुलेठी के तने का प्रयोग किया जाता है गले की खराश को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक घातक पौधा नहीं है, अर्थात नुकसानदायक पौधा नहीं है? तो हमें ऑप्शन दिए हैं ओलियंडर अर्थात कनेर का पौधा, ऑप्शन बी है हमारा तंबाकू, ऑप्शन सी अरंडी और ऑप्शन डी है दोस्तों यूकेलिप्टस। तो ओलियंडर, कनेर का पौधा भी, ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन ए, बी और सी हैं, ओलियंडर, तंबाकू और अरंडी, ये तीनों के तीनों औषधीय पौधे होते हैं। अगर इनका प्रयोग प्रॉपर मात्रा में किया जाए, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाए तो एक दवाई का काम करेंगे, अदरवाइज ये घातक भी हो सकते हैं। ओलियंडर, तंबाकू और अरंडी तीनों के तीन औषधीय पौधे हैं। अगर इनको प्रॉपर वे में यूज किया जाए तो कुछ हद तक दवाई का काम करते हैं, लेकिन अगर इनको मैक्सिमम या फिर प्रॉपर वे में यूज ना किया जाए तो ये घातक भी हो सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस या फिर जिसको सफ़ेदा कह सकते हो, सफ़ेदा बिल्कुल भी घातक पौधा नहीं होता है। आई थिंक हरियाणा में रहने वाले हर बच्चे ने सफ़ेदा तो ज़रूर देखा होगा। क्या कभी सफ़ेदे ने किसी को कोई नुकसान किया है? नहीं किया ना। तो वही होता है जो ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस है, सफ़ेदा जो है वो एक घातक पौधा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नवजात कंगारू को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो कंगारू का बच्चा होता है, बेबी कंगारू होता है, जो पैदा होता कंगारू है, उसको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया वाले कंगारू, ऑप्शन ए श्रू, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी जोई और ऑप्शन डी है सूटी टन। तो दोस्तों कंगारू के बेबी को, कंगारू के नवजात बच्चे को ऑप्शन सी जोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेबी कंगारू या नवजात कंगारू को जोई कहा जाता है। ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है, नवजात कंगारू को जोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1949 के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो दोस्तों कौन सा संविधान दिया है? 1949 में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, वो कब तैयार हुआ था?
26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसके अंदर जो हमें अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो बच्चों, अगर आपने थोड़ी सी भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, HSSC के पुराने एग्जाम दिए हों, इस पोर्शन से तो क्वेश्चन आना ही आना होता है, क्योंकि ये हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। कौन से अधिकार हैं? हमारे मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 और 19 हर बच्चे को आने चाहिए। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो HSSC को पूछना ही पूछना होता है। तो जो अनुच्छेद हमें अभिव्यक्ति या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, या फिर इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा जाता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो हमें प्रेस की स्वतंत्रता, जो न्यूज़पेपर्स की स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि अपनी बात को अभिव्यक्त करके किसी को बोल सकें, वो कौन सा अनुच्छेद है? वो होता है संविधान का अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से, अपनी बात को या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार देता है। जो दोस्तों वर्तमान के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, वो भी हमारे इसी अधिकार की देन है। अदरवाइज तो सरकार उनको कब का उठा चुकी होती, क्योंकि हमें हमारे संविधान ने यह हथियार दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे उसके अंदर हम अपना विरोध जता रहे हों या फिर उनके समर्थन में बात कर रहे हों। हमें अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने की आज़ादी संविधान का अनुच्छेद 19 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा है ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष से संबंध रखते हैं, और ऑप्शन दिए हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता होता, उसको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा के अंदर अध्यक्ष उसी को बनाया जाता है जिस पार्टी का लोकसभा के अंदर बहुमत होता है, और लोकसभा के अंदर जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी पार्टी की सरकार बनती है। आजकल हमारे सरकार जो देश में कौन सी पार्टी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की सरकार है। तो लोकसभा के अध्यक्ष भी उसी पार्टी से संबंधित होंगे, और वो कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला जो वर्तमान के अंदर हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। वर्तमान में जो हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है हरियाणा राज्य में हिसार शहर की स्थापना एक खालिस्तान शासक ने की थी। तो कौन से शासक ने की थी? ऑप्शन दिए हमें मुसलमान, हिंदू, सिख और बुद्ध धर्म। दोस्तों देखिए, HSSC बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से पूछना स्टार्ट किया था, और अब बिल्कुल उनकी जड़ों में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल हाई लेवल हो चुका है। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता था हिसार शहर की स्थापना किसने की? वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब पूछा है फिरोज शाह तुगलक का धर्म क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक एक मुसलमान शासक थे। हरियाणा का हिसार शहर, जिसको फिरोजा हिसार या हिसार फिरोजा भी कहा जाता है, जिन्होंने गुजरी महल की भी स्थापना की, उसी गुजरी महल में लाट की मस्जिद भी स्थित है, वो उन्होंने स्थापित की थी। तो वो एक मुसलमान शासक थे। और HSSC इस क्वेश्चन को कितनी बार घुमाती है। अभी रिसेंटली जो हरियाणा के अंदर क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, ये क्वेश्चन उसके अंदर भी आया था। उसके अंदर पूछा था फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की, और उसके अंदर ऑप्शन दिए हिसार, फतेहाबाद और दो दूसरे शहर थे, जबकि हिसार भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, फतेहाबाद भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। तो दोनों ऑप्शन ठीक थे। बहुत सारे बच्चों ने हिसार पर क्लिक किया, बहुत सारे बच्चों ने फतेहाबाद के साथ, लेकिन जो HSSC ने माना था वो था फतेहाबाद शहर। तो आपको डिटेल ध्यान रखनी है। 1354 में जो शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, वो था हिसार शहर। हिसार शहर को बसाया 1354 में, और फतेहाबाद को बसाया था 1351 में अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर। फतेहाबाद शहर की स्थापना हुई 1351 में, हिसार शहर की स्थापना हुई 1354 में। और एक और पूछा जाता है हरियाणा का सिरसा का हरनी खेड़ा नामक जो एरिया है, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। कौन कौन से? सिरसा का हरनी खेड़ा,
फतेहाबाद शहर 1300 सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा हिल गया था, फिर से बताती हूँ। जो हिसार शहर की स्थापना हुई वो 1354 में की। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 के अंदर फतेहाबाद शहर की स्थापना की अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर, और एक सिरसा का हरनी खेड़ा भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था, और फिरोज शाह तुगलक एक मुसलमान शासक थे। तो हरियाणा राज्य के हिसार शहर की स्थापना एक मुसलमान शासक ने की थी। ये देखिए, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हिसार शहर को मूल रूप से खालिस्तान कहा जाता था। देखो, अभी आपको मैंने बताया था कि उन्होंने हिसार को स्थापना की थी 1354 में। तो हमें ऑप्शन दिए हैं फिरोज हिसार, फिरोज का किला, मुसलमानों का किला, या फिरोजा ए हिसार। तो दोस्तों, वैसे तो HSSC के मानने पर डिपेंड होता है। देखो, इसके अंदर जो ऑप्शन बी और डी हैं, दोनों ही बहुत जगह ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसको आप फिरोज का किला कहिए, जो HSSC ने माना है। हिसार शहर का जो मूल रूप था वो था फिरोज का किला, क्योंकि हिसार का मतलब जो उर्दू में होता है वो दुर्ग होता है, और दुर्ग को किला भी कहा जाता है। तो फिरोज का किला जो HSSC ने माना है, और इसके साथ साथ जो ऑप्शन डी है वो भी एग्जाम के अंदर सही हो सकता था, परंतु HSSC ने इस ऑप्शन को नहीं माना। वो है फिरोजा ए हिसार, जो बहुत सारी बुक्स के अंदर ये भी दिया है। HSSC के मानने पर है कि वो कौन सा ऑप्शन माने। आपको यहाँ पर फिरोज का किला था जो उन्होंने ठीक माना है। तो हिसार शहर को मूल रूप से क्या कहा जाता था? फिरोज का किला, और साथ के साथ बहुत सारी बुक्स में दिया होता है फिरोजा ए हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक स्थान महम हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, सभी को पता ही होगा, जो ऐतिहासिक स्थान महम है उसकी स्थान वो रोहतक जिले में स्थित है। महम है, जो महम का चौबीसी का चबूतरा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। महम एक ऐतिहासिक स्थल है, उसके जो शहर है वो रोहतक जिले में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले भाजपा नेता कौन थे? तो ऑप्शन दिया है मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन बी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऑप्शन सी है ओम प्रकाश चौटाला, और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स बंसी लाल। तो 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो 13वीं लोकसभा के अंदर भी यही 13वीं विधानसभा के भी यही हमारे मुख्यमंत्री थे, और वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो 14वीं विधानसभा चल रही है, वर्तमान में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही हैं। तो 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले जो पहले भाजपा नेता हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि इससे पहले 1966 से 2014 तक हरियाणा में कोई भाजपा की सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, और भाजपा की सरकार के रूप में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में खालिस्तान शहर को मिलेनियम शहर कहा जाता है। तो दोस्तों, HSSC की थोड़ी सी भी तैयारी करने वाले हर बच्चे को ये तो पता ही होता है, हरियाणा का सिटी ऑफ मिलेनियर कौन सा है? गुड़गांव शहर। सपनों का शहर, सिटी ऑफ मिलेनियर, मेडी सिटी। हरियाणा का उद्योग नगर फरीदाबाद के बाद कौन सा है? गुड़गांव ही है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर को देश के मिलेनियम शहर के रूप में जाना जाता है। कौन से शहर को? गुड़गांव शहर को देश के मिलेनियम शहर के रूप में जाना जाता है। तो चाहे मेडी सिटी पूछी जाए, चाहे ड्रीम सिटी पूछी जाए, या फिर सिटी ऑफ मिलेनियर पूछा जाए, वो कौन सा है? हरियाणा का गुड़गांव शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICCC का मतलब क्या है? दोस्तों, आपको ICCC देख के ऐसे लग रहा होगा जैसे किसी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये एक परियोजना का नाम है, और इसी से रिलेटेड हरियाणा का जो अगला क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन छोड़कर वो क्वेश्चन भी पूछा है। ये ICCC है, बहुत ध्यान रखना, कई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। ICCC का मतलब है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर।
ICCC या फिर ICCC कहिए, वो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य अंत्योदय आहार योजना की किस जिले से शुरू नहीं किया गया था? तो ये उस टाइम की बात है, उस टाइम इस योजना को शुरुआत की जा रही थी। यहाँ पर आधार लिखा है लेकिन योजना है अंत्योदय आहार योजना। ये किस जिले से शुरू नहीं की गई? तो दोस्तों इस योजना के जो शुरुआती जिले थे वो थे फरीदाबाद, गुड़गांव और हिसार। कौन कौन से थे? फरीदाबाद, गुड़गांव और हिसार अंत्योदय आहार योजना के शुरुआती जिले थे, जबकि रेवाड़ी उस योजना के अंदर तब नहीं रखा गया था। तो रेवाड़ी ऐसा जिला है जहां से अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICCC का उद्घाटन गुड़गांव में खालिस्तान द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बीच में आया है, आपसे ICCC की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ICCC की फुल फॉर्म क्या थी? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था वो थी ICCC की फुल फॉर्म। और ICCC का उद्घाटन गुड़गांव से किया गया था। एक पेपर में ये भी पूछा गया है कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुड़गांव में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? वो किया गया ऑप्शन ए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ICCC का उद्घाटन गुड़गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगेन रिपीटिंग, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसका उद्घाटन गुड़गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संपादकीय कार्टूनिस्ट हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कार्टूनिस्ट पूछे हैं, ऑप्शन दिए हैं रोहित सरदाना, जो एक कार्टूनिस्ट तो नहीं थे, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, ये न्यूज एंकर थे। ऑप्शन बी शेखर गुरेरा, जो एक बहुत ही फेमस संपादकीय कार्टूनिस्ट हैं। और बहुत बार शेखर गुरेरा के लिए ये भी पूछा जाता है कि कारगिल कार्टूनिस्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। कितने एग्जाम्स में आ गया एक पेपर जो एक क्वेश्चन है, जो प्रसिद्ध संपादकीय कार्टूनिस्ट कहा जाए या फिर इनको कारगिल कार्टूनिस्ट कहा जाए, वो है शेखर गुरेरा। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी दयाचंद मायना, जो हरियाणा के एक बहुत ही कवि और लेखक हैं। और ऑप्शन डी है प्रीति सिंह। तो कौन है प्रसिद्ध संपादकीय कार्टूनिस्ट? शेखर गुरेरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, खालिस्तान एक गीतकार, कवि, गायक जो कई रागनी गीत और सांग लिखे और उन्होंने किससे लिखे हैं, वो कौन है? ऑप्शन दिए हैं दयाचंद मायना, प्रीति सिंह, डॉक्टर स्वरूप सिंह और गजेंद्र वर्मा। तो दोस्तों कौन है वो जिन्होंने एक फेमस हरियाणा के गीतकार, कवि, गायक, जिनको मल्टी टैलेंटेड आप बोल सकते हो, वो है दयाचंद मायना। दयाचंद मायना हरियाणा के एक प्रसिद्ध गीतकार, कवि, गायक, जिनकी बहुत सारी रागनियाँ बहुत फेमस हुई हैं, जिन्होंने कई फेमस किस्से लिखे हैं, वो हैं दयाचंद मायना, जिनको हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। और जो मायना गांव है वो रोहतक ज़िले में पड़ता है दोस्तों। और जो दयाचंद मायना है, इनका जो बहुत बार एक फेमस किस्सा पूछा जाता है वो है सुभाष चंद्र बोस का किस्सा। कितने एग्जाम्स में पूछा गया कि दयाचंद मायना का फेमस किस्सा कौन सा है, वो है सुभाष चंद्र बोस का किस्सा। और इनकी कई जो गीत हैं, रागनियाँ हैं, वो बहुत ही सुपर डुपर हिट गई। हरियाणा का हर डीजे पर वही चली। वो कौन सी रागनी थी अगर आपको याद हो दोस्तों? वो रागनी थी पानी आड़ी पानी प्यादे। ये रागनी भी दयाचंद मायना की ही थी। किसकी थी ये? दयाचंद मायना की। इनका फेमस किस्सा था सुभाष चंद्र बोस और इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान अंबाला में जन्मी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं जूही चावला, पारुल गुलाटी, मल्लिका शेरावत और ऑप्शन डी है मनीष जोशी बिस्मिल। तो कौन है जो अंबाला में जन्मी है? वो है जूही चावला, ऑप्शन ए। जूही चावला एक अंबाला में जन्मी है और भारतीय अभिनेत्री हैं और बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती हैं। आप सभी ने जूही चावला की फिल्में तो ज़रूर देखी होंगी ना? ऑप्शन में कमेंट जरूर करना किसने कौन कौन सी फिल्म देखी है।
निम्नलिखित में से कौन शिक्षाविदों के क्षेत्र में हरियाणा का प्रसिद्ध व्यक्तित्व नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं जे.बी. चौधरी, डॉक्टर स्वरूप सिंह, ऑप्शन सी सैयद कासिम महमूद और ऑप्शन डी है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो दोस्तों अगर हरियाणा के किसी बच्चे ने इनका नाम ना भी सुना हो, जे.बी. चौधरी, डॉक्टर स्वरूप सिंह और सैयद कासिम हुसैन, तो उन्होंने डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का नाम तो ज़रूर सुना होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो जो दोस्तों ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे उनका संबंध हरियाणा से नहीं था। तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति तो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान में शीतला माता का पुराना मंदिर स्थित है। खालिस्तान में शीतला माता का पुराना मंदिर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन दिए हैं हिसार, अम्बालाफ लिखा है देखिए दोस्तों, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो शीतला माता का जो मंदिर है हरियाणा का बहुत फेमस मंदिर, वो है गुरुग्राम में। कहाँ है शीतला माता का फेमस मंदिर? गुरुग्राम में स्थित है। और शीतला माता कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उनकी वाइफ थी। और जो शीतला माता का पुराना नाम होता था वो ललिता होता था। ललिता का संबंध दिल्ली से होता था। इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि इनके हाथ में आशीर्वाद होता था। जिस बच्चे के सिर पे भी हाथ रख देती उसको जीवन भर चेचक की जो बीमारी होती थी वो नहीं होती। उसी मान्यता के कारण धीरे धीरे इनकी पूजा स्टार्ट हुई और वर्तमान में इनका जो विशाल मंदिर है उसी मान्यता के बेस पर शीतला माता के नाम से जिनको जाना गया, इनका मंदिर गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ है? गुरुग्राम में। और चैत्र माह में जो चैत का महीना होता है हरियाणवी में, उसके अंदर इसका मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में खालिस्तान से घिरी हुई हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है हरियाणा के उत्तर में कौन सी सीमाएं लगती हैं? ऑप्शन ए है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी यमुना नदी और ऑप्शन डी है घग्गर नदी। तो दोस्तों हरियाणा का जो उत्तरी भाग है, कहाँ पर? पंचकूला, यमुनानगर और जो अंबाला वाला क्षेत्र है उसके अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। हरियाणा राज्य में भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में है शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा राज्य में कौन सा बांध नहीं है? ऑप्शन दिए हैं ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन बी ओटू बैराज, ऑप्शन सी अनंगपुर बांध और ऑप्शन डी है दोस्तों कौशल्या डैम। तो देखिए ऑप्शन ए ब्रह्म सरोवर को छोड़कर ओटू बैराज जो घग्गर नदी पर सिरसा में बना हुआ है, अनंगपुर बांध जिसको ग्रेविटी बांध भी कहते हैं ये फरीदाबाद में है, सूरजकुंड के पास जिसको अनंगपुर गांव है वहाँ अनंगपुर बांध बना हुआ है, इसको ग्रेविटी बांध भी बोला जाता है जिसको अनंगपाल तोमर ने बनवाया था, और कौशल्या डैम पंचकूला में है। तो ब्रह्म सरोवर को छोड़कर तीनों के तीनों राज्य में बांध है, जबकि ब्रह्म सरोवर हमारा एक पवित्र सरोवर है जो चारों ओर से पक्का बना हुआ सरोवर है, जो राजा कुरु के समय से बना हुआ है, वो हमारा एक बांध न होकर एक सरोवर है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि बी, सी और डी तीनों बांध हैं। ओटू बैराज जो अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछा गया था, ओटू बैराज घग्गर नदी पर सिरसा में बना हुआ है। अनंगपुर बांध ग्रेविटी बांध जिसको अनंगपाल तोमर ने बनवाया फरीदाबाद में है, और कौशल्या डैम पंचकूला में है। और जो ऑप्शन ए है ब्रह्म सरोवर वो हरियाणा राज्य में एक बांध नहीं है, जबकि ये एक सरोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में सबसे ठंडे महीने कौन से हैं? सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जब आपके दांत किट किट करते हैं, वो वाले महीने पूछे हैं। तो ऑप्शन दिया है अक्टूबर और नवंबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है हरियाणा में वो होती है दिसंबर और जनवरी में। फरवरी में भी कम होने स्टार्ट हो जाती है और नवंबर तक ज़्यादा ठंड होती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो हरियाणा के ठंडे महीने हैं वो है ऑप्शन सी दिसंबर और जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एशिया का जो सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है वो हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। देखिए दोस्तों,
अभी तक आपको बताया जाता था कि जो HAU है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिसार में है। क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। भारत की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है वो हरियाणा के हिसार में स्थित है। और दोस्तों ये जो HAU यूनिवर्सिटी है इसका नाम भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया था। ये 1970 में स्थापित की गई थी और ये हिसार में स्थापित है। फिर से बताती हूँ, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय भारत के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर इनका नामकरण हुआ। 1970 में बनाई गई एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है और हरियाणा के हिसार में है। बहुत बार इसकी स्थापना पूछी गई है, वो कब हुई थी? वो 1970 में हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि HAU यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले कौन सी फसल पर शोध कार्य हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था धान की फसल पर या चावल के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले शोध कार्य हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कानून के नियम को बनाए रखने, अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑप्शन दिया है हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड और हरियाणा के नागरिक। वैसे तो देखो दोस्तों ये ड्यूटी सभी की होती है, लेकिन जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाना जाता है वो होता है पुलिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, हरियाणा पुलिस कानून के नियम को बनाए रखने, अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे। उम्मीद है आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आए हों। जब आप वीडियो देखो तो तुरंत एक बार उसको स्पीड बढ़ा के देखो, चाहे रिपीट भी कर लिया करो, ताकि जितना आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्द आने वाले हैं। कंटिन्यू अपनी स्टडी को करिए। ओके दोस्तों, एक मिनट।